जी, अभी मैं जहानाबाद में हूँ और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और साथ ही साथ सोशल मीडिया के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जो अशोक प्रियदर्शी जी हैं, हम उनके घर पर आज उपस्थित हैं। आपको लग रहा होगा कि आखिर ये कौन सी खास बात है, इस वीडियो के माध्यम से हम क्या बताना चाहते हैं। हम इन खास मुलाकात में इनसे ये बात करना चाहते हैं कि आप सबको पता होगा कि कल ही के डेट में जिग्नेश मेवानी के साथ ही साथ जो कन्हैया कुमार हैं, जो सीपीआई के नेता कहे जाते थे, फिलहाल उनका जो है कल के डेट में ये कांग्रेस पार्टी में अपनी सदस्यता को ग्रहण किया है और कांग्रेस पार्टी में उन्होंने जुड़ा है। हम इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से यहाँ के जो ये हमारे अशोक प्रियदर्शी जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने नेता के रूप में रह चुके हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनके आने से इनकी पार्टी में दशा दिशा में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले सर, हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, बहुत दिन के बाद आपका पुनः आपसे हमें ये बात करने का अपॉर्चुनिटी मिला है। सर, ये बात बताइए कि ये कांग्रेस पार्टी में ये कन्हैया कुमार जी को या जिग्नेश मेवानी जी को आने से क्या आपको लगता है कि अब आपकी पार्टी धारदार हो गई है? क्या आपको लगता है कि अब आपकी पार्टी जोरदार हो गई है और अब बीजेपी से मुकाबला कर सकती है? जी, आपका प्रश्न इस दिशा में है कि कांग्रेस कमजोर है, उसकी मजबूती के लिए कन्हैया और जिग्नेश हमारे साथ हैं। ऐसी बात नहीं है। कल प्रेस वार्ता में कन्हैया कुमार जी और जिग्नेश मेवानी जी ने स्पष्ट बताया कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे जिम्मेवार पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी में उन लोगों ने सदस्यता इसलिए ग्रहण नहीं किया कि कांग्रेस कमजोर हो गई है। यह बात कन्हैया कुमार जी ने बार बार अपने संबोधन में बोल रहे थे। वहाँ सारे मीडिया कर्मी लोग पूछ रहे थे कि क्या यह माना जाए कि कांग्रेस कमजोर है? उन्होंने कहा कि नहीं। वर्तमान परिस्थिति में उन्होंने अवगत कराया कि जैसे अंग्रेज लोग भारत को लूटने खसोटने का काम किया था, उसके लिए जैसे छोटे छोटे जितने राजवाड़े थे, जितने देश के जो लोग थे उस समय वर्तमान परिस्थिति में, वो सभी लोग एकजुट होकर के 100 साल तक लड़ाई लड़े। तब जाकर के 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद धीरे धीरे जितने छोटे छोटे लोग थे उन लोगों ने माना कि हमें अलग अलग नहीं रहना है, अगर अंग्रेज को भगाना है तो हमें एकजुट होना होगा। आज के परिवेश में कन्हैया कुमार या जिग्नेश मेवानी जी हमारे साथ आए हैं। उन लोगों को इस चैनल के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि आप कांग्रेस को कम से कम इस लायक समझा है कि यह ही एक पार्टी है जो देश को आज़ादी के ओर लाया और पुनः आज देश गुलाम है। आज गुलाम अंग्रेजों से नहीं है। सर, हम थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे और ये सवाल के लिए हम ये आपसे जानते हैं। कन्हैया कुमार जी अपने बात में इस बात को कहा है कि देखिए, बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी का होना और कांग्रेस पार्टी को जीवित रहना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब कन्हैया जी को तो ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है मरणासन पर है। नहीं, उनको यह बात मालूम है कि आज के डेट में भारत में जैसे अंग्रेज ने गुलाम किया भारत को, उस तरीके से आज हमारे यहाँ अडानी अंबानी ऐसे जो कारपोरेट घराने के लोग हैं वो धीरे धीरे करके हमारे देश के अंदर नौजवानों को और कई लोगों को ये जो है धीरे धीरे बरगला रहे हैं और उनको देश के लोगों को टुकड़ा टुकड़ा करके कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। और उसका हिमायती अमित शाह जो अंडरवर्ल्ड का मतलब सरगना के रूप में है, और ये मोदी जी ये देश को कमजोर करने के लिए पूरा का पूरा अपने देश को बिजनेस मैन के हाथों बेच रहा है। तो उनको रोकने के लिए आज पुनः कांग्रेस की तरफ सब लोगों का विश्वास जगा, लग रहा है कि नहीं हम लोग भागे गए थे, कहीं इधर उधर थे। और कन्हैया जी तो खैर कम्युनिस्ट के थे, वो अच्छे विचारधारा के व्यक्ति हैं। आज वो चाह रहे हैं कि हम लोग एकजुट होकर के देश को बचाने का काम करें। तो कांग्रेस पार्टी में ये कन्हैया जी को और जिग्नेश मेवानी जी को आने से आपको कौन कौन सा लाभ मिल सकता है? निश्चित तौर पर जो हमारे लोग जो है
कुछ इधर उधर बहकावे में आ गए थे। अडानी अंबानी जैसे कारपोरेट घरानों के, उन लोगों को लग रहा था कि बस मोदी ही देश को बचा सकता है, लेकिन जैसे जैसे उन लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारा देश कारपोरेट घराने में जाने का मतलब है कि अंग्रेज जैसी हुकूमत पुनः देश में आ जाएगा और बिजनेसमैन के हाथों में चला जाएगा, जबकि हमारा देश किसानों का देश है। हमारा देश अभी भी वंचित समाज का लोगों का देश है, गरीब गुरबों का देश है। तो यहाँ सबको न्याय तभी मिल सकता है जब कांग्रेस जैसी पार्टी जब देश की सत्ता पर रहेगी, तभी देश के सारे तमाम लोगों को सम्मान मिलेगा। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को शिकस्त देने में असफल रही है? हम तो बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर कुछ लोग हैं, कारपोरेट घराने के लोग, खरीद फरोख्त करते हुए हमारे नेतागण को इधर से उधर भटकाने का काम किया था। तो इसका मतलब हुआ कि आपके नेता लोग भटकने वाले होंगे। जो कुछ लोग बिचौलिया टाइप के लोग हर घर में होते हैं। हमारे घर में भी जो अंग्रेज के जमाने में जो मैंने उनकी तरफदारी करते थे, उनके यहाँ जो है लोग अपना रहते थे, वो लोग देश आज़ादी के बाद उन लोगों ने माफ़ी मांगा, कहा कि नहीं, हम आपके साथ कांग्रेस के साथ रहेंगे। उन्हीं के बाल बच्चे आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी बेचने का काम किया था। आज हम इस सवाल को भी पूछना चाहेंगे कि आखिर भारत में जब पार्टियां की बात होती है कि जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो भारत में सिर्फ लोग बीजेपी और कांग्रेस यही दोनों सत्तासीन है, यही दोनों सत्ता पर काबिज हुआ है। आज 1947 के बाद इतने दिन हो गया है, ठीक है, 1947 के बाद आज भी यहाँ के दलित जाति के लोगों की स्थिति बद से बदतर है। ना तो इसमें कांग्रेस पार्टी ने कोई अच्छा काम किया और ना बीजेपी में। कैसे उम्मीद आपसे किया जा सकता है कि आपके जीतने के बाद इनका कल्याण हो? बात यह है कि 1947 के पहले और 1952 के संविधान लागू होने के पहले हमारे समाज की स्थिति निश्चित तौर पर पूरे देश में खराब थी। और जैसे ही बाबा साहब का संविधान बनता है और वो संविधान लागू होने के बाद जो वो समय में लोग गले में मटका और पिछवाड़े में झाड़ू लगा करके लोग चला करते थे, आज हमारे यहाँ देश का मुख्यमंत्री हो रहे हैं, लोकसभा का अध्यक्ष हो रहे हैं, आज डीजीपी हो रहे हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो रहे हैं, एमबीबीएस मेडिकल इंजीनियरिंग में लोग आज उस ओहदे पर बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की देन तो है। तो आज तो ये भी तो बात है कि बाबा साहब को आप ही के पार्टी ने तो उपेक्षित किया, बाबा साहब को आप ही के पार्टी ने उनको बहुत प्रकार से प्रताड़ित किया है। बाबा साहब को आपके पार्टी के द्वारा यहाँ तक किया गया कि टिकट नहीं दिया गया था, ये तो आपके पार्टी का ही दिन है। अंग्रेज के कुछ जो चाटुकार दलाल किस्म के जो लोग थे, जो बाद में देश आज़ादी के बाद कांग्रेस को अपना बपौती मान करके चल रहे थे, और बाबा साहब अकेले थे जो वंचित समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं वैसे लोगों से टकराहट हुई, सामना हुई, और इन्होंने अपनी बातों को, ये तो इस्तीफा दे दिए थे। सरदार पटेल गए, पटेल साहब बोले कि हम लोगों के हम भी मैंने बैकवर्ड क्लास से आते हैं और आप जब तक नहीं रहिएगा यहाँ ओबीसी और एससी ईबीसी वगैरह का कल्याण संभव नहीं है, इसलिए आप गुस्सा छोड़िए। जिन लोगों से अगर आपकी लड़ाई है वैसे विचारधारा वाला का, तो उन लोगों को हम ठंडा करेंगे। और पटेल ने आश्वासन दिया, बाबा साहब पुनः कांग्रेस की मजबूती में रहे, लेकिन अपने सिद्धांत के साथ, देश के साथ वो रहे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ये देश जो बिक रहा है, इस देश को बचाने में कामयाब हो सकेगी कि नहीं? कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को बचाने का काम कर सकती है। आज जो कॉर्पोरेट घराने आज जो खेल खेल रहा है हर राज्य में, तो वो चीज़ को रोकने का अगर कोई काम करेगा तो आवाम की लड़ाई लड़ने वाला वो कांग्रेस पार्टी है। तो आपके पार्टी जो है, तो आपके पार्टी के लिए तो भाई नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने तो एक सीधी तौर पर कहिए कि एक अभियान चला करके उस समय प्रत्येक मंच से घोषणा किए थे कि इस देश को कांग्रेस मुक्त करेंगे, और अभी आप बहुत जगह पर नहीं है। आज के नौजवान, आज के साथी सारे लोग समझ रहे हैं, जो राजनीतिक प्रौढ़ व्यक्ति हैं वो भी समझ रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं कि हाँ, हमसे गलती तो हुई है। मोदी को लाने का नाम पर, ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर मोदी के लोगों को बरगलाने का काम किया। यहाँ बहुलता है, ठीक है, हिंदू समाज का, धर्म का यहाँ बहुलता है, और हिंदूवाद का नारा लगा करके ये सत्ता पर आए, लेकिन आज भी पाकिस्तान का बिरयानी खाने से नहीं चूकते हैं। ये बात सारे हिंदुस्तान के लोग जान गए कि वो ये तो दिखावा करते हैं कुछ और करते कुछ और हैं। बीजेपी के 3 गो ऐसी नीति को बताइए जिससे देश बर्बाद हो रहा है। देश की सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक नीति इनका अच्छी नहीं है, और दूसरा है कि शैक्षिक स्थिति इनका अच्छा नहीं है, और सामाजिक गतिविधि भी इनकी अच्छी नहीं है। और समाज के लिए सबसे बड़ा, किसी भी देश के लिए अर्थ, शिक्षा और सामाजिक ये सिस्टम जो होता है उसके लिए बैकबोन होता है, वो तीनों चीज़ को ये हैमरेज कर दिए, बिल्कुल तोड़ चुके हैं। आप अपनी पार्टी के 3 गो ऐसा नीति बताइए जिसके द्वारा इस देश का कल्याण होगा।
वही तो बताया कि जो ये 3 नीतियां हैं जो उन्होंने छोड़ा है या उसको देख करके नहीं चल रहे। हमारा सिद्धांत है शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। इस नीति पे कांग्रेस काम करती है। और निश्चित तौर पर 90 के मतलब ये 20 साल पहले के दशक तक देखिए, जब हमारी सरकार जो पूर्व के दिनों में थी, तो हमारे यहाँ IAS IPS के अलावे देश में कैलिफोर्निया में, आपको ऑस्ट्रेलिया में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में हमारे यहाँ के स्कॉलर वहाँ रहा करते थे। लेकिन 10 साल से नासा में भी हमारे लोग स्कॉलर लोग रहा करते थे। आज कई ऐसे अंतरिक्ष में भी जाने वाले हमारे लोग थे। लेकिन जब से बीजेपी की सत्ता आई है तब से कोई नासा और उसकी बात तो छोड़ दीजिए, साधारण से अन्य ऑस्ट्रेलिया वगैरह के भी अन्य यूनिवर्सिटी में हमारा स्कॉलर नहीं रहा। शिक्षा समाप्त है। आपके पार्टी में सेंट्रल बॉडी में जो है, जो पार्टी के कंट्रोलर हैं, आपके पार्टी में कंट्रोल और नियंत्रण नहीं है, क्या कहेंगे? ऐसा विरोधियों का मानना है। हमारे यहाँ निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, हमारे युवा का आइकॉन राहुल गांधी जी हैं। इन लोगों के प्रति और जितना केसी वेणुगोपाल राव हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, प्रियंका गांधी हमारी अभी आइकॉन है यूथ के, वैसे सारे नेताओं का मतलब सारा संगठन है हमारे पास। आपके पार्टी में अनुसूचित जाति दलित नेता कौन है? रणदीप सिंह सुरजेवाला है। इसके अलावे और कौन? इनके अलावा अभी मुख्यमंत्री आपने देखा पंजाब का, उसके अलावे जिग्नेश मेवानी हैं, अभी आए हैं हमारे यहाँ। इसके अलावे अभी अशोक गहलोत हमारे यहाँ से, ये तो अभी की सिंधे हैं। ये तो अभी की बात है, लेकिन इसके पहले कौन कौन थे? इसके पहले बता तो रहा कि गहलोत हमारे यहाँ पुराने नेता थे, सिंधे हमारे यहाँ पुराना नेता थे, सुरजेवाले हमारे यहाँ पुराना नेता हैं। ऐसे पूरे जगजीवन राम के बाद और मीरा कुमार के बाद में अगर लिस्ट देखिएगा तो कम से कम कांग्रेस में सबसे ज्यादा है। तो अनुसूचित जाति का दबदबा है, मजबूती है और वहाँ ताकत है, उनका सम्मान है। वो अगर कहीं है तो केवल और केवल कांग्रेस में। इतना होने के बावजूद भी, इतना अनुसूचित जाति के लोग आपके पार्टी में है, इतने दलित नेता आपके पार्टी में है, फिर भी दलितों के साथ में इतना शोषण जुल्म अत्याचार हुआ करता था, उस पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या रहा? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक काम नहीं किया, उसका खामियाजा भुगत रहा है। उनके नजरों में ये सब है, हमारे नजरों में ये गलत है। क्या है कि कभी भी कारपोरेट घरानों को कांग्रेस ने हावी नहीं होने दिया, बिजनेसमैन को हावी नहीं होने दिया, आम किसान से लेकर के आम आदमी तक के उसके हक हुकूक की लड़ाई लड़ता रहा। इसके कारण ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति बैलेंस रही। और दूसरी तरफ भाजपा ने क्या किया कि अपनी आर्थिक स्थिति को बिजनेसमैन के हाथों में दे करके मजबूत किया। और यहाँ के जो हमारे जो मैंने लेबर क्लास के जो लोग थे, आज बंधुआ मजदूरी की हालत में रह रहे हैं। इसके कारण हमारी स्थिति थोड़ा सा ये है कि हम कभी भी कारपोरेट घरानों का तरजीह नहीं दिया। इसके कारण आज हम कमजोर। लोकतंत्र खतरे में है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है भाई। बाबा साहब का संविधान को बार बार अमेंडमेंट में ला करके उसको संशोधन के नाम पर उसको बर्बाद किया जा रहा है। मैंने सदन की जो गरिमा को धूमिल की जा रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं जो है कई पीठ में उसके इस बात को दोहरा चुका है कि नहीं, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब संविधान खतरे में है तो देश अस्तित्व कैसे बचेगा? क्या आप बिहार में कहीं अस्तित्व में है? बिल्कुल, आप उठा करके देख लीजिए, आप वोट का रेशियो देख लीजिए। किसी भी प्रकार से करके भाजपा की सरकार बन गई गठबंधन की, लेकिन आज भी हमारा वोट रेशियो उनसे आगे है। लेकिन आपका सीट तो बहुत कम है। सीट कम है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां हमारी रही है। कुछ वैसे लीडरशिप का अभाव रहा है बीच के दिनों में, चूंकि वैसे लीडरशिप डेवलप नहीं हो सके। और उसमें कहीं ना कहीं जो है यहाँ के एजेंट जो भाजपा के लोग हैं वो बिहार में बहुत सक्रिय होकर के काम कर रहे थे। और हमारे लोग हैं जो जनता के आवाम के आवाज़ के लिए लड़ाई कर रहे थे, इसमें हम कमजोर हुए। आप अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के नेता हैं सर, इस नाते आप हमको ये बताइए कि आपकी बातों को पार्टी में सुनी जाती है या नहीं? बिल्कुल, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, जो कुटुंबा के माननीय विधायक हैं। और राजेश कुमार जी हमेशा अपने समाज की लड़ाई के लिए पूरे बिहार में हर जगह सभी जिला अध्यक्षों के साथ मिल करके जहां जो बुनियादी समस्याएं होती है उसको सुनते हैं और भरसक उसको प्रशासनिक तरीके से या जैसे भी होता है उसको कार्रवाई करते हुए उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं हमारे राजेश राम जी। आप अब हमको अंतिम सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं और अब हमको ये बताइए कि चूँकि हमारा मुद्दा यही था कि जिग्नेश मेवानी और आपके कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार जब आपके पार्टी में आए तो इसके लिए आप कैसा फील कर रहे हैं और क्या क्या सपना उनसे आप लोग देख रहे हैं, कौन कौन सी अपेक्षाएं कर रहे हैं कि हाँ उनको आने से किस क्षेत्र में आपको पार्टी में सुधार होगा?
देखिए, जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार ये दोनों युद्ध का आइकॉन है। और हार्दिक पटेल का भी आप नाम ले सकते हैं, गुजरात के अभी वो भी हमारे अध्यक्ष के रूप में है। और हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी 3 ऐसे नाम है जिन युवाओं ने महसूस किया कि देश की स्थिति आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक दशा बहुत काफी बिगड़ चुका है। और ये आइकॉन तीनों मिल करके देश को स्थिति को सुधारने का प्रण किया। और किसी भी खेमे में इन लोगों ने मतलब रहा है, लेकिन आज महसूस किया कि नहीं, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आज निश्चित तौर पर उसको मैंने सहयोग करते हुए उसके माध्यम से युवाओं को और वैसे भटके हुए लोगों को वापस लाएंगे और देश की स्थिति को पुनः बहाल करेंगे, मजबूत करेंगे। उनके आने से वोट की स्थिति में भी सुधार हो सकेगा। वोट की स्थिति तो मैंने पहले बताया कि अभी भी भाजपा से पूरे हिंदुस्तान में आप सर्वे करा करके देख लीजिए, भाजपा का भले ही उनका मैंने लोकसभा का सदस्य ज़्यादा रहे हों, लेकिन हमारे लोग सबसे ज़्यादा अभी भी वोट के रेशियो में हम आगे हैं। नरेंद्र मोदी को दो बार प्रधानमंत्री बनने के पीछे आखिर कारण क्या हो सकता है? आपको दोनों बार हारने का कारण क्या है? दोनों बार हारने का स्पष्ट कारण है कि पहली बार की देखिए, हर किसी देश का मतलब मामला होता है कि कम से कम हमारे देश के लोग जो होते हैं वो देखते हैं कि नई स्थिति में बदलाव हमें करनी है, तो बदलाव की भावना में चले गए और कारपोरेट घराने की बात को समझ नहीं सके और उनके झांसे में आ गए। तो झांसे में आने के कारण हम पहली बार चुनाव हारे। और दूसरी बार भी स्थिति यह है कि उनको भुलावा दिया गया, खूब वादा किए, ये झूठी सरकार को वादा करते हुए लोगों को समझाने का काम किया और झांसे में आकर के हमारी जनता कहीं ना कहीं मिस की, उसका आज एहसास हो रहा है और आज पुनः लोग कांग्रेस को मजबूत करने में लगे। लेकिन आपके राहुल गांधी एंड वो जो पूरी टीम है, उन्होंने तो हमेशा इस बात को कहा है कि नहीं भाई, यहाँ जो है ईवीएम में टेम्परिंग कर करके इस प्रकार की बात कही गई है कि ईवीएम में टेम्परिंग कर करके ईवीएम में घोटाला करके ये सरकार बना रहे हैं। ये बात तो पहले भी कहा गया है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है। ये बात साबित भी कहीं ना कहीं कुछ इंजीनियरों ने किया है कि ये हुआ है, तो इसको सुधारने की आवश्यकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपकी कमी के वजह से आप हार रहे हैं या फिर बीजेपी के सातिराना कार्यक्रम के कार्यवाही की वजह से हार रहे हैं? आपका हार का कारण क्या है? आप अपने सवालों में ही हमें जवाब दे रहे हैं। एक तो सातिराना काम कर ही रहे हैं मोदी सरकार के लोग, और दूसरी बात है कि कहीं न कहीं हमारी कमजोरी रही है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। कांग्रेस पार्टी में कहीं न कहीं कमी रही तो आज हमें जनता के नकारने का काम किया। आज पुनः जनता जब हमारे साथ आकर के खड़ी हो रही है तो उसको महसूस हो रहा है कि नहीं, सचमुच में ईमानदारी से काम करने का कोई काम कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए आज आवाम भी हमारे साथ है। कहीं कुछ गलतियां किया था, उसका खमियाजा भी हमें मिला है, हम निश्चित तौर पर स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस की कमियां रही है, लेकिन जनता मानती है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को बचा सकती है। कन्हैया जी और जिग्नेश मेवानी जी के लिए आप क्या कह रहे हैं? और दोनों को मैं पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से दोनों युवाओं को पूरे देश की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सम्मानजनक तरीके से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनसे आशा करते हैं कि आप दोनों मिलकर के राहुल गांधी जी का हाथ को मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर आए और इतनी सारी बातों को आपने बताया और आप दर्शकों को बता दे रहे हैं कि इन्होंने जो भी बात को अपनी तरफ से रखे, ये अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जहानाबाद जिला के अध्यक्ष भी हैं और साथ साथ सोशल मीडिया के भी ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इन्होंने जो भी बात कही है, इन तमाम बातों में अपनी बातों के माध्यम से आपके बीच में अपनी सारी पार्टी की जितनी भी गतिविधि है, मैंने जो भी सवाल किया उन सारी बातों को ये बारीकी के साथ रखने का काम किए हैं। और चूँकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं बहुत सारे सवाल तो नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि आपके जहन में जो सवाल होती है हो सकता है शायद मैं उस सवाल को नहीं पूछा। अगर आपके दिलो दिमाग में कोई ऐसे प्रश्न हो सकता है कि जो इनसे पूछना चाहिए था मैंने नहीं पूछा, आप तमाम दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे कमेंट में ज़रूर लिख करके भेजिएगा कि अगर किसी कांग्रेस पार्टी के नेता से हम मिलें तो हमको क्या सवाल करना चाहिए। मैं हूँ चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।